वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। एनसीईआरटी पर बेस्ड जो विज्ञान है साइंस में, आज हम डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान के 50 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस और सुपर टेट, इनके लिए बेहद ख़ास हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? रसायन शास्त्र के या रसायन विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं एंटनी लेवोसियर। एंटनी लेवोसियर को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने ऐसा कौन सा रूल दिया था जिनकी वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो इन्होंने एक रूल दिया था जिसे कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसकी वजह से इन्हें कहा जाता है क्या? रसायन विज्ञान का जनक। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर चेक करते चलिए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया या द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रपोज्ड बाय हुम? तो ये थे एंटनी लेवोसियर। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है इसको। तो एंटनी लेवोसियर ने ही दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन्होंने कहा कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ, ठीक है? 5 स्टेट होती हैं वैसे तो पदार्थ की, अभी डिस्कस करेंगे उनको। इन्होंने कहा जो पदार्थ होता है, पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना उसको क्रिएट, यानी पदार्थ को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसका निर्माण कर सकते हैं, लेकिन पदार्थ की एक अवस्था को हम दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन होता है इसमें, ना तो पदार्थ नष्ट होता है और ना ही इसका निर्माण होता है। यही थी थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंतर्गत। तो पहला और दूसरे का आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर ऑफ मैटर्स? तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, 4, 5। तो आंसर इज 5। आप सोचेंगे इसका आंसर तो 3 है। आपने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं, ठोस, द्रव और गैस। बट 5 होती हैं कौन कौन सी? 3 तो यही है जो आप जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस 3। चौथी स्टेट होती है प्लाज्मा, लिख लीजिएगा, प्लाज्मा होती है इसकी 4th स्टेट। 5वीं होती है कौन सी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट लिखेंगे इसको, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 स्टेट होती हैं टोटल। तो इसको आंसर गलत मत करके आइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर आप लोग ज़्यादातर 3 ही टिक करेंगे इसकी, ठीक है? 5 स्टेट होती हैं, याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय ह्यूम। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 1803 का वो साल था। उस साल जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहा एटॉमिक थ्योरी या परमाणु सिद्धांत। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से और अदृश्य जो कणों से निर्मित होते हैं, जो हमको नहीं दिखते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बारीक। तो इन सूक्ष्म कणों को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, इतना छोटा कण होता है कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये था जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, ये सिद्धांत। ये किसने दिया है? ऑप्शन बी, डाल्टन ने। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सारे क्वेश्चंस वेल कनेक्टेड हैं, बिल्कुल थ्योरी जो आप थ्योरी में पढ़ते वैसे ही बिल्कुल डिजाइन किया हुआ है इसको, बस आराम से सीखते चलिए। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण कौन से हैं? या परमाणु के नाभिक के अवयव कौन से हैं? ये ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। इस क्वेश्चन को भी, दोनों क्वेश्चंस को भी ऐसे डिस्कस कर लेंगे यहीं एक साथ। क्वेश्चन तो अलग है बट यहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि कनेक्टेड हैं दोनों एक दूसरे से। तो आप जानते हैं जो परमाणु होता है, परमाणु का स्ट्रक्चर, परमाणु में एक होता है नाभिक, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं एक परमाणु के अंदर, इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब आप ये समझ पा रहे हैं कि परमाणु के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? परमाणु का निर्माण करने वाले 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑप्शन चेक करो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर। अब इनकी खोज के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, आप जानते हैं, या टॉमसन ने, जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर बात करें आप प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन होता है धनावेशित, जिसे आप कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को कहते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या ऋणावेशित, और न्यूट्रॉन को कहते हैं उदासीन या आवेश रहित या न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा
बस इसको ध्यान से देखते चलिए, सब समझ आ जाएगा वो। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की ऐसे, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर, इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर करिए। परमाणु के नाभिक के अवयव कौन से हैं? अभी हमने देखा ये परमाणु है, परमाणु का नाभिक, हमने परमाणु के नाभिक में बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कभी पूछे क्वेश्चन कि परमाणु के नाभिक में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर होते हैं, वो कक्षाओं में। नेक्स्ट, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो इसको समझिए, बहुत आता है क्वेश्चन ये आपका। तो ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जिनमें परमाणु संख्या को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, या प्रोटॉनों की। तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, तो कहलाते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो ये हो गया आंसर, आइसोटॉप्स। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, यानी एटॉमिक नंबर अगर समान रहेगा, प्रोटॉनिक संख्या को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जिसमें भिन्न होती है वही कहलाते हैं क्या, आइसोटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन था हमारा समस्थानिक पर था, एक सेकेंड, इसी क्वेश्चंस को रिवर्स करके कैसे पूछा गया। समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स होते हैं कि किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है, परमाणु भार, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, और इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, हिंदी इंग्लिश में आप बोलेंगे इसको, ठीक है। तो एक ही तत्व के, एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनकी परमाणु संख्याएं तो होती हैं समान, परमाणु संख्याएं समान होंगी, और लेकिन उनका जो द्रव्यमान है यानी मास है वो डिफरेंट होता है, तो आइसोटॉप कहलाते हैं। यहाँ देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा इसके हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाएगा। एक सेकेंड, इसी क्वेश्चन को, ये सेम ही क्वेश्चन है, तो इसमें ढूंढिए कहां पर है, कौन। हाँ चलिए, अभी ठीक है, रुक गया है। तो देखिए इसमें परमाणु भार भिन्न होगा लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब अगर यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या लिख देता, प्रोटॉनों की संख्या समान, तब भी यही ठीक होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की सॉरी, ये पूछा हुआ है पीसीएस में क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। 1995 में क्वेश्चन पूछा है यूपीपीएससी ने। तो आप जानते हैं, अभी डिस्कस किया है अभी हमने, बिल्कुल चैडविक ने की थी ये। ईंट पर नाच से आप याद रख सकते हैं, ये बचपन से आप पढ़ते होंगे, ईंट पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी टॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और ना से होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा चैडविक। अगला सवाल देखें, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म कण और प्रतिकण का युग्म है। तो इसमें पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपको बताना है कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कण और प्रतिकण होते हैं, इसको याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो आंसर हो जाएगा इसका, रदरफोर्ड ने की थी। तो एटम की जो नाभिक है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। अगला सवाल देखिए, हीलियम के नाभिक में क्या होता है। हीलियम के नाभिक में, अल्फा कण हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे, 2 ही न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, सॉरी सी ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इसमें देखिए प्रोटियम, रेडियम, ड्यूटीरियम, ये यहाँ ड्यूटीरियम है, ये ट्राइटियम है, तो 3 होते हैं इसमें, आप जानते हैं, इसको याद रख लीजिएगा अगर याद नहीं है आपके तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं इसमें 3 होते हैं, कौन कौन से होंगे। एक तो होगा प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें ये वाला केवल 1, 3 और 4, डी ऑप्शन, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ये ड्यूटीरियम है, ये ट्राइटियम है। नेक्स्ट, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो होती है, उसका केमिकल नेचर निम्नलिखित में से किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो किसी भी एटम का या किसी भी, आप जानते हैं जो कोई भी तत्व होगा वो एलिमेंट जो होगा वो एटम से मिलकर बना होगा, और एटम्स के अंदर नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में जो आखिरी शेल में, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इन्हीं पर डिपेंड करता है क्या,
केमिकल नेचर, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट चलें। आप में से जो एस्पिरेंट्स तैयारी करना चाहते हैं यूपीपीसीएस की, तो अनअकैडमी ने यूपीपीएससी 2021 के फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत कर दी है 9 सितंबर से। आप चाहें तो डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं और एक ही सब्सक्रिप्शन पर आप यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स, जिसमें अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सिंगल सब्सक्रिप्शन पे भी कर सकते हैं। इन सभी फैकल्टीज़ की क्लासेस आपको 2021 के यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स में मिलेंगी और इनके डेमो क्लासेस के साथ साथ आप जो इनकी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, आप अपने अकॉर्डिंग ये पैक चूज़ कर सकते हैं और साथ ही आप इस पर डिस्काउंट अवेल भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इस पर आपको इरशाद सर ये रेफरल कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं और इसको आप लगाएंगे, तब आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा आपके किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आप चाहें तो डेमो क्लासेस लेकर के इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है? हीलियम है, हाइड्रोजन है, या इनमें से कौन है? इनमें से न्यूट्रॉन किसमें उपस्थित नहीं है? तो इसका आंसर कीजिए आप, किसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं? तो न्यूट्रॉन एक, आप जानते हैं, अभी डिस्कस किया है हमने कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का 1H2 में क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सबसे भारी धातु है? हैवीएस्ट मेटल कौन सी है इसमें, या सबसे ज़्यादा घनत्व किस धातु का होता है? ये होता है ओस्मियम, ओस्मियम का होता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है आपसे। तो ये बैकुरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। नेक्स्ट चलें, वायुमंडल की जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला देखिए, पारा, पारा बोलते हैं मरकरी को, मरकरी को छोड़कर इसमें पूछा गया है, मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस, कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, पहला स्टेटमेंट। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है, सभी धातुएं सामान्यतः कमरे के तापमान में जो है ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं, लेकिन पारा जो है एक्सेप्शन है, ये एकमात्र अपवाद है। ये मरकरी जो है ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, लिक्विड में मिलेगा आपको, और सभी धातुओं में जो पारे का गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो सबसे कम होता है, ठीक। और पारे का उपयोग जो है बैरोमीटर में और थर्मोमीटर में जो है इंडिकेटर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, आप जानते ही हैं, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ठीक। तो ये 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों, दोनों सही हैं, पहला और ये दूसरा लिखिए, दोनों ही ठीक है ये आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में जो है इस्तेमाल होते हैं। जो आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं, उसमें पीले रंग की जो रोशनी निकलती है स्ट्रीट लाइट्स में, इन लैंपों में किसका उपयोग होता है, किसकी वजह से होती है पीली लाइट? ये तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये काफ़ी पूछा भी जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप, तो इसमें रहेगा सोडियम, ऑप्शन ए सोडियम। अब इसके साथ एडिशनल फैक्ट जो आपको याद रखने, सोडियम की वजह से पीले रंग का प्रकाश निकलता है, ठीक है। और अगर मरकरी लैंप जो होते हैं उसमें सफ़ेद निकलता है, सफ़ेद और नीला, नीले प्रकाश का, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे अब, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा कठोर इनमें से कौन सा है? आप जानते हैं ये हीरा होता है, डायमंड इज हार्डेस्ट एलिमेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? कौन सी धातु हैं जो, जिनको हम अगर खुले में रख देंगे तो ये जलना शुरू कर देगी? तो देखिए, हीरा भी हमने देखा है, पिछला क्वेश्चन जो है, हीरा डायमंड सभी प्राकृतिक तत्वों में सबसे ज़्यादा कठोर होता है, और जबकि अगर प्लैटिनम को देखोगे तो प्लैटिनम कठोर धातु होती है, ठीक है, ओवरऑल कठोर धातु होती है,
नेक्स्ट चलें तो इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले वातावरण में रखने पर वो जलने लगती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप करने की कोशिश करिए। तो इन तीनों में से बताना है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम में से कौन। तो सोडियम और पोटेशियम धातुएं अत्यधिक जो है हाईली रिएक्टिव होती हैं। अगर इनको खुले एटमॉस्फेयर में आप रख दें तो ये आग लग जाती है, इनमें आग की तरह जलने लगती है। इसलिए इनको सुरक्षित जगहों पर रखने के लिए, इनको बचाने के लिए हम मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हैं, कैरोसिन ऑयल में इनको डुबा करके रखते हैं। सवाल आता है कि सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में या कैरोसिन ऑयल। मिट्टी के तेल को ही कैरोसिन ऑयल बोलते हैं, ठीक। तो सोडियम और पोटेशियम, पहला और दूसरा सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो ये इसका आंसर है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली एक धातु है, और ये जो है एक्चुअली ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, यानी इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है किसी दूसरी अयस्क से, जिसे हम कहते हैं बॉक्साइट। इसका अयस्क है और है, ठीक। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, तो आप जानते हैं ये इसका एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। बर्तन बनाने में आप देखेंगे, आपके बर्तन होंगे घरों में एल्यूमिनियम के, बहुत सारी चीज़ें हैं, वायर वगैरह बनते हैं। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है आपकी, तो उसमें जो नीचे वाला बेस होता है जो गर्म होती है, उसमें एक्चुअली होता क्या है, तो जो बिजली की इस्त्री है उसको गर्म करने वाला जो तत्व है, हीटिंग एलिमेंट जो उसके साथ जुड़ा रहता है, वो होता है नाइक्रोम का। ऑप्शन सी है नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम में 80% निकिल होता है और 20% क्रोमियम। याद रखिएगा 80% निकिल और क्रोमियम। तो ये क्या है, एक अलॉय है, मिश्र धातु है ये, ठीक। नेक्स्ट वन देखें, कॉपर तांबे को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। कॉपर की शुद्धता किसके द्वारा की जाती है, विद्युत अपघटन के द्वारा की जाती है। इसको बोलते हैं तांबे का अपेक्षाकृत एक तरीके से ये एक्टिव मेटल होती है, और ये पृथ्वी में जो है एक तो मुक्त अवस्था और संयुक्त दोनों में पाया जाता है। और इसका जब हम तांबे का शोधन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रक्रिया है जिसमें किसी रासायनिक यौगिक में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ते हैं, ठीक है, और हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तांबा को यानी कॉपर को। धातुओं के पृष्ठ पर उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की घटना क्या कहलाती है। तो इसका मतलब ये है, किसी सरफेस पर अगर यहाँ पर सरफेस पर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ने से क्या होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो जब कोई पदार्थ, धातु, अधातु, ठोस, द्रव कोई भी हो, एक तरीके से उस पर अगर सनरेज पड़ेंगी तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, जिसे हम कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कांसा या ब्रोंज निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। कांसा इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या है, एक अलॉय। अलॉय मतलब बोलते हैं मिश्र धातु का मतलब ऐसी धातु जो दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई गई होती है, मिक्स करके बनाई गई होती है। तो कांसे पे क्वेश्चन बहुत बनता है, तो इसका तांबा और टिन, कॉपर और टिन से बनती है, इसको याद रखिएगा। जिसमें 88% तो होता है तांबा और 12% होता है टिन। तो ये मूर्तियाँ बनाने के काम आती है, आप जानते हैं, बर्तन बनाने के काम आती है। नेक्स्ट देखें, तो इसका आंसर सी रहेगा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी रहेगी। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु बतानी है, नॉन मेटल बताना है कौन सा। तो ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है ये, इसको याद रखिएगा। नॉन मेटल है ये, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है आपके रूम टेम्परेचर पर। तो ब्रोमीन एक गहरे लाल रंग का तेलीय तरल होता है, ये बहुत गंध होती है इसके अंदर। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है, किस लोह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है। तो बहुत सारे लोह अयस्क हैं, यानी आयरन ओर, लोहा अयस्क को बोलते हैं आयरन ओर। आयरन ओर में सबसे ज़्यादा सॉरी लोहा किस में पाया जाता है इसमें, तो ये होता है मैग्नेटाइट सॉरी, मैग्नेटाइट में 72% होता है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला आपसे पूछ लेता है कभी कभी, तो होता है F3O4। F3O4 ये मैग्नेटाइट होता है, और इसमें होता है 72.4% लोहा होता है, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसके, अब आपसे पूछेगा लोह अयस्क कौन कौन से होते हैं। लिमोनाइट भी होता है, हेमेटाइट भी होता है, सीडेराइट भी होता है, ठीक है। ये चारों किसके हैं, लोह अयस्क हैं चारों के चारों, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है, मैग्नेटाइट में, ठीक, याद रखेगा। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर ही पिघल जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये है गैलियम।
गैलियम है, गैलियम प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके यौगिक पाए जाते हैं बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों के रूप में। ठीक, तो गैलियम का गलनांक होता है 29.8%। यानी अगर गर्मी का जैसे मौसम आएगा, अगर 30% तक तो बहुत आराम से चला जाता है रूम टेम्परेचर, अगर इस पर ये आपके हाथ पर रख दी तो फैल जाता है। और मानव शरीर जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, उसका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और इसका गलनांक कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका गैलियम का 29 तो यानी ये इस पर ही वो पिघलने लगेगा, इतने पर ही। ठीक, तो ये तो बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा है कहीं। ये भी याद रखिएगा, हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, सवाल आता है आपके, करवाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, यही बता देता हूँ। तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फ़ारेनहाइट में पूछे, ये हमने इन्वायरमेंट के कोर्स में करवाया, 98.6 फ़ारेनहाइट। जिसको डिटेलिंग पढ़नी है वो पढ़ लो वहाँ पर जाकर। ठीक, चलिए, एक्चुअली यहाँ पर 20 क्वेश्चन ही रखते हैं मैंने आपको। वैसे तो यहाँ 50 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अभी, बट वीडियोज़ हो रहा है ज़्यादा लंबा। अगर ये एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इसी तरह से क्वेश्चंस के फॉर्म में हम पढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे ही पूरा कर लेंगे हम इन सब्जेक्ट्स को। थैंक यू सो मच।